नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, दहाड़ का वक्त है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा के एक स्टेटमेंट को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स की वकालत की। सैम ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, मुझे यह नियम अच्छा लगता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सैम के स्टेटमेंट पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति पर टैक्स लगाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट से किनारा कर रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनका विचार कांग्रेस का पक्ष हो। बीजेपी मंगल सूत्र और प्रॉपर्टी छीनने को लेकर कांग्रेस पर पहले से ही हमलावर थी और अब सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट के आने के बाद कांग्रेस पर उनके हमले और तेज हो गए हैं। वार पलटवार किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट के बाद आई, पहले वो सुनवाते। In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। पहले चरण में वो उनका सफाया हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको हाफ होगा, मध्य भारत में उनका घटेगा, और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। और आइए आगे बढ़ने से पहले मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं, कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। दहाड़ में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सबसे पहला सवाल यह है कि कांग्रेस का प्रॉपर्टी प्लान क्या एक्सपोज हो चुका है। दूसरा सवाल यह कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, आपकी संपत्ति लुट जाएगी क्या। दूसरे दौर की लड़ाई मंगल सूत्र के बाद अब विरासत पर आ चुकी है। मंगल सूत्र सैम सूत्र से चुनाव सूत्र पर कितना असर पड़ेगा? क्या चायवाला की तरह विरासत टैक्स 2024 में गेम चेंजर और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा क्या?
मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कौशल मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, एडवोकेट अर्शप्रीत खडियाल, प्रवक्ता कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अब से थोड़ी देर बाद एडवोकेट बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत में एक मिनट का समय आप सभी मेहमानों के लिए रहेगा सर, इसीलिए दरखास्त रखूंगी कि अपना ओपनिंग स्टेटमेंट थोड़ा सा क्रिस्प रखेंगे। सबसे पहला सवाल अर्शप्रीत जी मेरा आप ही से है, इस तरीके का बयान और उसके बाद सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट से कांग्रेस का किनारा कर लेना और उसके बावजूद डिफेंसिव मोड में रहना, कांग्रेस का फिलहाल का स्टैंड क्या है सैम पित्रोदा के बयान को लेकर और क्या सोचती है विरासत टैक्स को लेकर भारत में बैठी हुई कांग्रेस? नंबर एक, हमने बड़े क्लियर शब्दों में क्लैरिफाई किया है कि ये जो बयान है ये सैम पित्रोदा साहब का है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इसे फिर भी कांग्रेस पार्टी को एट्रीब्यूट करना चाहती है तो ब्रजभूषण जी ने जो कहा वो सारी भारतीय जनता पार्टी को एट्रीब्यूट कीजिए, जो कुलदीप सेंगर ने किया वो सारी भारतीय जनता पार्टी को एट्रीब्यूट कीजिए, जो चिन्मयानंद, संदीप सिंह जो जैसे लीडर्स ने कहा और किया वो भारतीय जनता पार्टी को एट्रीब्यूट कीजिए। इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण को करप्शन केस में कन्विक्शन हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी को एट्रीब्यूट कीजिए, सबको करप्ट कह दीजिए। दूसरी बात, जयंत सिन्हा जी पे आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, 15 मिनट उन्होंने वेहीमेंटली इसके इनहेरिटेंस टैक्स के फेवर में वो बोले और कहा, यूएस का उदाहरण भी दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि उनका क्या कहना है इस पे, जयंत सिन्हा साहब पे। दूसरा, अरुण जेटली साहब, ये दूसरा फैक्ट है, उन्होंने भी इसको प्रेज किया था और कहा था कि पश्चिमी देशों में टैक्स जो है, टैक्स की वजह से, इनहेरिटेंस टैक्स की वजह से अच्छे अस्पताल बन पा रहे हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन पा रहे हैं। ठीक है अर्शप्रीत जी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आज का स्टैंड क्या है, तो आपने कहा कि सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट के साथ आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक आपका डिफेंस जोन है जिसमें आप बीजेपी पर हमलावर होते हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा, अगर सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट से बीजेपी किनारा कर रही है तो मंगल सूत्र के बाद विरासत टैक्स पर बीजेपी का हल्ला बोल क्यों जारी है? पूर्णिमा जी, जिस तरह से इनके जो भी सैम पित्रोदा, जो आज के सैम पित्रोदा हैं, उनका असली नाम है सत्य नारायण गंगा राव जी, तो जिस तरीके से गंगा राव जी ने अपने आप को बदल करके सैम पित्रोदा बना दिया है, उसी तरीके से भारत के जो परिवारवाद है, जो परिवार है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको बदल करके बाहर की संस्कृति की तरफ ले जाने की कोशिश है। और इनका ये मानना है कि जो लोग भी, जिसके पास जितनी संपत्ति है, उसका जिस तरीके से ये एक्सरे करना चाहते हैं, और इनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हैं। भारत में बहुसंख्यक कौन? हिंदू। बहुसंख्यकवाद का मतलब अभी तक कांग्रेस केवल मुसलमान कर रही थी, आज सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर चलने की बात कर रही, तो इनको कष्ट होने लगा है, और कष्ट इस कदर का होने लगा है कि इन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि ये बहुसंख्यकवाद का विरोध ठीक है। आपने कहा कि इनके मैनिफेस्टो में, इनके घोषणा पत्र में ये क्लियर लिखा हुआ है कि कैसे ये संपत्ति छीन लेंगे। अलग अलग मन से बीजेपी के नेता ये नहीं कहते कि ये संपत्ति ले लेंगे, आप कहते हैं कि ये संपत्ति छीन लेंगे। अर्शप्रीत जी तैयार रखिएगा, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी जिसका जिक्र अभी डॉक्टर कौशल ने किया कि आपके घोषणा पत्र से ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि संपत्ति को लेने की बात कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस का फ्यूचर प्लान भी यही कहता है। बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगी, राहुल लाल जी आपके पास आते हुए, रामकृपाल सर फिर आपके पास आऊंगी, बिलाल जी भी हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल जी आपका स्वागत करती हूं। राहुल लाल जी जरा मुझे इसको डिकोड करने में थोड़ी मदद कीजिएगा। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है या मंगल सूत्र के बाद विरासत वाले मुद्दे को लेकर बीजेपी बेबुनियाद की एक राजनीति कर रही है? पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से प्रथम चरण के चुनाव में जो काफी कम वोटिंग प्रतिशत हुआ है, जो लग रहा है बीजेपी को खुद ही कि वो उनके वोट गिरे हैं, उसके बाद बौखलाहट में तमाम कांग्रेस के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कहां तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब देश के 20-25 करोड़ के जनता को सीधे सीधे घुसपैठिए कहना शुरू कर दिया है।
जहां पे कि घुसपैठिए सबसे ज्यादा 2014 के बाद रोहिंग्या शरणार्थी इन्हीं के यहाँ घुसे हैं। विरासत अब टैक्स, देखिए विरासत के मामले पे विरासत देखिए, टैक्स। ये तो सैम पित्रोदा का निजी बयान है। उस जब कांग्रेस ही उस बयान को नहीं एंडोर्स कर रही है, कोई मतलब और नहीं। और कांग्रेस का घोषणा देखिए, पत्र, कांग्रेस का मैंने एक घोषणा सेकंड, पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र को मैंने 10 बार कम से कम पढ़ा, ठीक है। 48 पेज के एक लाइन को। उसमें हमें कहीं पे भी ऐसा कोई चीज नहीं दिखा। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, अभी भी मेरे मोबाइल में घोषणा पत्र खुला हुआ है, कोई बता दे किस जगह पे ऐसा कोई पॉइंट है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे मामले हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के उसी चीज को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन है। ठीक है, और वो आप झूठ के सहारा लेने के लिए बाध्य हो गई है। ठीक है, 1 मिनट आपका खत्म होता है सर, फिर डिटेल में इस पर बात करेंगे। डॉक्टर कौशल, जल्दी से इसका जवाब आपसे 1 ही मिनट के अंदर लेना चाहूंगी। जरा ये दिखाइए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहां पर मेंशन है और कैसे रिफ्लेक्ट होती है सैम पित्रोदा की कही गई बात इनके घोषणा पत्र से। पूर्णिमा जी, मैं चाहूंगा कि इनके मैनिफेस्टो का पेज नंबर 28 पॉइंट नंबर 21 खोलिएगा इसको अर्शदीप जी, पेज नंबर 28 पॉइंट नंबर 21, और पढ़ रहा हूं मैं। वी विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम थ्रू सुटेबल चेंजेस इन पॉलिसीज। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है सुटेबल चेंजेस इन पॉलिसी? और डाउट इसलिए होता है, क्यों डाउट होता है? आप देखिए 2012 में राइट टू एजुकेशन बिल के अंदर से जिस तरीके से इन्होंने मदरसे को बाहर किया, 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश की, जो संसद में बीजेपी, उस समय की शिवसेना, एआईडीएमके और उस समय की टीएमसी के थ्रू गिरा। उसके अलावा 1995 में वक्फ एक्ट लाए, वक्फ एक्ट को इतनी पावर दी कि वो हाई कोर्ट के बराबर हो गई और किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर वो हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है। और आज के समय में गैर सरकारी संस्थान जिसके पास भारत की सबसे ज्यादा ठीक है सर, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। आप वही बात को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि इनके इन पॉइंट से ये एस्टैब्लिश होता है। आ रही हूं आपके पास, डिटेल में इस पर बात करूंगी कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो सबकी संपत्ति लूट लेगी, यही कहना चाहते हैं ना आप, जो अलग अलग मंचों से बीजेपी कह रही है। आती हूं इसके बाद अर्शदीप जी, इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन रामकृपाल सर आपके पास आते हुए फिर बिलाल जी आपके पास आऊंगी। ये दूसरे दौर की लड़ाई में मंगलसूत्र के बाद अब बात विरासत टैक्स को लेकर आ चुकी है। क्या होने वाला है 24 का मुद्दा दूसरे चरण की शुरुआत से लेकर? आरक्षण की बात होगी, मंगलसूत्र की बात होगी, हिंदू मुस्लिम और इसके साथ साथ विरासत टैक्स। क्या आपको लगता है कि आगे के बचे हुए 6 चरण इन 4 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे और इसका कितना इंपैक्ट होगा सर? देखिए पूर्णिमा जी, बात ये इसके इर्द गिर्द घूमेगी नहीं, ये मुद्दे तो ऑलरेडी आ चुके हैं जी। अब यह जनता पर है कि इन मुद्दों पर जिस तरह की बहस हो रही है वो किस पर भरोसा करती है, किस पे नहीं करती है, वो अलग की बात है। एक मैं साधारण सी बात बता दूं, इस देश का 60% युवा है। वो युवा जो है वो 35 से 40 साल से नीचे का है, और वो 60% युवा जो है वो सिर्फ देश के बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है। वो एक बात को जानता है कि रिवॉल्यूशन के दिन खत्म हो गए, अब इवोल्यूशन के दिन है। आप डिस्ट्रीब्यूशन के दिन खत्म हो गए, अब क्रिएशन, ये जो होता है अब ये कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं, जिसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तो दुनिया में अब कभी भी नहीं। रसिया ने कोशिश की, फिर पूंजीवाद पे आ गया, चाइना में कोशिश की, फिर पूंजीवाद पे आ गए। माओ से तुंग के जमाने में ही तेंग साओफेंग ने कह दिया था कि बिल्ली काली है या सफेद, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो चूहे पकड़ती है। यानी कैपिटलिज्म अगर हमारे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देगा तो हम पूंजीवाद की राह पे जाएंगे। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि वेल्थ क्रिएशन की बात होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस के पूरी मैनिफेस्टो में डिस्ट्रीब्यूशन का तो संकेत है कि किसके पास ज्यादा है उससे लेके कम वाले को देंगे, लेकिन कहीं वेल्थ क्रिएशन, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बहस ही बेमानी है। वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी सर? पैसा कहां से आएगा? यहीं से पैसा आएगा क्या? एक तरफ से लेके दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्या? नहीं, सुन तो लीजिए मेरी बात जी। वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता, आज की तारीख में नॉलेज इंडस्ट्री है। एक फेसबुक का आदमी एक छोटी जगह पर बैठ करके इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर लेता है कि कितना हो गया, कितनी पूंजी थी उसके पास से। आप यूं समझिए नॉलेज इंडस्ट्री। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि आगे का फॉरवर्ड प्लानिंग की बात कीजिए
और दूसरी बात रही कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी ने उसके बाद जो बयान दिया, रही सैम पित्रोदा की बात, तो मैं इतना कहूंगा कि अमेरिका हो जाने दीजिए इस देश को, उतनी ट्रिलियन 22 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप जो है वेल्थ टैक्स लगाइए। और जानते हैं वेल्थ टैक्स वहां पर इनहेरिटेंस टैक्स किस पे लगता है? जितना एक एक आदमी के पास है उतना तो यहाँ पर जोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है सर। तो आप एक जमाने में इंदिरा गांधी ने भी 90% तक टैक्स लगाया था, अंत में उस पॉलिसी को बदलना पड़ा। ठीक है। और मनमोहन सिंह जब आए तो नई पॉलिसी शुरू की। ठीक है, ठीक है। तो मैं आती हूँ रामकृपाल सर, ये मैं आती हूँ। आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, राहुल लाल जी उसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बिलाल जी आपके पास आना चाहूंगी। पहले चरण के बाद चुनाव जब हुए तो ऐसा लगता था बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, लेकिन सैम पित्रोदा, और या ये मैं कह लूं कि सैम पित्रोदा के पिछले बयान और अब उनका एक बार फिर से इस तरीके का स्टेटमेंट देना बीजेपी के लिए क्या प्राणवायु का काम कर रहा है? क्योंकि बीजेपी लगातार अब कांग्रेस को उसी के मैनिफेस्टो को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है, यानी कि एक एक शब्द डिकोड करते हुए जनता के सामने बता रही है कि कैसे कांग्रेस पहले भी लूटती थी, आज भी लूट रही है और आने वाले वक्त में भी लूटेगी अगर सरकार में आ गई तो। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सैम पित्रोदा की, इनकी बात पर। देखिए सैम पित्रोदा मुझे मालूम है, लेकिन ये कोई कांग्रेस के आधिकारिक पोस्ट पे हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री क्या पोस्ट कितना बड़ा होता है? ये सिर्फ राहुल जी के फ्रेंड हैं, ठीक है? नहीं, सुन लीजिए, कोई ऐसे पोस्ट, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या कांग्रेस के? देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान पर उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा। आज सैम पित्रोदा पर राजीव गांधी के करीबी थे, राहुल गांधी के करीबी हैं, करीबी होने से और पोस्ट पर होने पर फर्क होता है। मैडम मेरी बात सुनिए, अगर आज वो बात कर रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? घुसपैठिया मुसलमानों को कह रहे हैं। आप सुन लीजिए मैडम, की रैली में क्या वेल्थ का जिक्र नहीं किया? मेरी पूरी राहुल गांधी ने तेलंगाना की रैली में किया या नहीं किया, ये बताइए मुझे। आज सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट से कांग्रेस किनारा कर रही है। बिलाल जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। किनारा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी डिफेंस कर रही है ना, डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है ना। बीजेपी ये बता रही है ना कि कहां पर संपत्ति की बात, कहां उसके वेल्थ के रिवैल्यूएशन की बात की जा रही है, हम उसको दे देंगे, इसको दे देंगे, इसकी बात हो रही है ना। एक सेकंड राहुल जी आपसे नहीं, एक सेकंड सर रुकिए, बिलाल जी जवाब दें। देखिए, मैं सीधा स्पष्ट जवाब यही देना चाहूंगा कि ये किस तरीके की बात हो रही है। हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे भारत के अंदर इलेक्शन चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री क्या लगातार बयान दे रहे हैं, क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर उतर गए पहले चरण के बाद, तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए। हमें डिस्कशन कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने ये बोल दिया, उन्होंने, जबकि उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया। राहुल गांधी ने कहां सपोर्ट करा और उनके मैनिफेस्टो में कहां लिखा हुआ है इसका सिंदूर छीनने की बात लिखी हुई है? देश के प्रधानमंत्री लाखों लोगों के सामने झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कहां मनमोहन सिंह जी ने कहा, क्या कहा था? मुसलमानों का नाम लेकर कहा। वहां दलितों की भी बात हुई थी, SC ST OBC सबकी बात हुई थी, लेकिन पूरा बयान नहीं, महिलाओं की बात हुई, पूरा बयान नहीं चलाते। यही तो गुमराह करने की राजनीति है मैडम। सुन लीजिए एक मिनट प्लीज, बिल्कुल ठीक बात है, देखिए यही तो गुमराह करने की बात है। लेकिन आज जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी क्या, और जो सवाल 15 लाख के लोगों की बात की, 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, और आज कहां पर उतर गए? 80-20 पर उतरने वाले लोग। कपड़ों से पहचाना जाएगा हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे इसी से तो सारे लीडर आप देख लीजिए, अमित शाह जी ये कह रहे हैं मुसलमानों का 5% आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे कि हम आगे क्या करेंगे देश के लोगों के लिए, ये नहीं बता रहे, लेकिन कहां उतर गए? हिंदू मुसलमान पे उतर गए। देश के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा पोस्ट है और इतनी हल्की बात करने का काम कर दिया कि आज पूरा देश शर्मसार उनके स्टेटमेंट। तो मतलब आप विरासत टैक्स और उसके स्टेटमेंट पर चर्चा ही नहीं करना चाहते ना? चर्चा तो करना चाहते हैं, लेकिन जो हकीकत वो है वो उस पर बात करिए ना। हम तो कह रहे हैं, हम सपोर्ट किया, हम सपोर्ट नहीं करते। उनका निजी बयान है, निजी बयान है, निजी कोई भी दे सकता है। निजी बयान सपना है क्या सर? निजी बयान पे हम टिप्पणी नहीं कर, निजी बयान है ना, और हम उसका समर्थन नहीं करते। कांग्रेस लीडर ने समर्थन नहीं किया। इससे पहले क्या बयान नहीं दिए? सैम पित्रोदा ने 2019 चुनाव से पहले क्या बयान नहीं दिया? सैम पित्रोदा ने क्या दंगों को लेकर ये नहीं कहा होता रहता है, पुलवामा स्ट्राइक को लेकर क्या उन्होंने नहीं बोला? उन्होंने हर एक बात पर सैम पित्रोदा ने विवादास्पद बयान दिया जो कांग्रेस को डेंट करता है। बिलाल खान मेरी बात सुन लीजिए, अगर ये बयान दे रहे कोई सपोर्ट कर रहा हो तो बताइए, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाले हैं, योगी जी के बयानों पर सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मोदी जी के बयानों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनके जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा से लेकर अनुराग ठाकुर के बयान को सपोर्ट करने वाले लोग इस देश में बैठे हुए हैं। क्या 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 देश के अंदर नफरत की राजनीति करने वालों के बयान पर 80-20 की बात करें, लगातार गोली मारो, ये सब ठीक नहीं दिखता क्या आपको? ठीक है, कौशल जी जवाब दीजिएगा, फिर राहुल लाल जी आपके पास। पूर्णिमा जी, उदित राज
जो कांग्रेस जी। के मेंबर हैं, हाँ। स्पोक्स पर्सन हैं, कई बार टीवी पे आते हैं, उन्होंने भी कहा है आज का स्टेटमेंट है कि इसमें क्या बुरी बात है। पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी का अपना स्टेटमेंट है, अपनी सभा में वो कह रहे हैं कि देखिए क्या क्रांतिकारी कदम उठाया है कि सब लोग तिलमिला गए हैं। ये दोनों स्टेटमेंट तो इनकी पार्टी के सिटिंग लोगों के हैं ना। मैनिफेस्टो की बात हो रही है, कहाँ ले अरे जा दिया? मैनिफेस्टो में मैनिफेस्टो, कहा था अरे राहुल भाई जी ने। उसी की बात, अरे भाई क्या बात करते हैं, जाकर देखिए तो। बयान पहले का ये तो जाने वाली बात है, अभी बयान अभी की जो बात आपने ही नहीं टीवी थी। पे मैनिफेस्टो की झूठ बात है। बोला, वो अभी पॉइंट बोल रहे हैं। मेरे सामने में खुला हुआ मैनिफेस्टो, उसमें क्या कह रहे हैं? असमानता को दूर करने की बात कर रहे हैं। आपको वो रिपोर्ट नहीं पता कि देश 22 लोगों के पास देश के 70% संसाधन है। यहाँ पर अभी क्या बात हो रही थी कौशल जी? वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही थी ना। एक लाइन में खाली बोल दूं जरा। जल्दी से। नहीं, 2004 से 2014 के बीच में देश में जीडीपी का ग्रोथ रेट रहा 183% और 2014 से 2024 83%। जीडीपी की बात नहीं हो रही है। क्रिएशन किसके समय में ज्यादा हुआ जरा बता दीजिए। वेल्थ क्रिएशन भी हुआ, वेल्थ क्रिएशन का राहुल जी जवाब, कांग्रेस के लोग कौशल जी जवाब दीजिएगा। नहीं, जब कांग्रेस के लोग एक्सपोज हो गए हैं तो ये पोल शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। कोई गोल फैक्ट शिफ्ट की नहीं बात हो रहा। कीजिए ना। ऐसा मैनिफेस्टो कोई के ऊपर वो चीज है, मैनिफेस्टो ये बता में- दीजिए। अरे अभी यहाँ पे पूर्णिमा जी एंकरिंग कर रही है, सबों के लोगों ने एक मिनट राहुल का लाल समय जी, आप लगाया हुआ चिल्लाते था। बहुत ये हैं। समय का समुचित मैंने आवंटन था कि आपको नहीं था? पॉइंट बताया। ये वो राहुल बातें हो लाल रही हैं ये। जी, राहुल जी, आपने पॉइंट पढ़ा, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, हाँ, पेज तो आप- नंबर बताया, बिल्कुल पॉइंट वो नंबर गलत बात बता बताया, रहे हैं, उसका तो मीनिंग उसमें आप गलत क्या निकाल रहे हैं। एक्सपोज नहीं हो साहब, रहा हो? आपने भारतीय संविधान बीजेपी के लोगों ने नहीं पढ़ा। क्या पढ़ लीजिए आप भारतीय बताओ, संविधान ये का देखिए, अनुच्छेद 39, एक मिनट, वहाँ पे भी इसी जब प्रकार ये के शब्द लोग मिल जाएंगे। एक्सपोज हो गए, आपको भारतीय संविधान पकड़े में विश्वास गए, है या तो नहीं छुपने आपको? की कोशिश कर रहे हैं। जाइए और भारतीय बताता संविधान हूँ, पढ़िए और मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, 15% आर्टिकल माइनॉरिटीज नहीं, 15% माइनॉरिटीज नहीं, 15% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कांग्रेस ने कही थी 2009 में, और जिसको अब 2014 में अपने घोषणा पत्र में डाला। घोषणा पत्र में माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की बात नहीं की थी आपने, आपने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की थी। अगर आपकी कभी लूटपाट किया है, मुसलमानों को मुसलमान के माध्यम से लूटपाट के आरोप लगा रहे हैं, कैसे आरोप लगा रहे हैं? ये देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ठीक ये है, ऐसे पूर्णिमा देश जी, को पूर्णिमा जी, राहुल लाल जी, प्लीज, पूर्णिमा जी, राहुल लाल प्लीज, जी, पूर्णिमा सुनने जी, दीजिए मुझे। प्लीज, ठीक है, पूर्णिमा जी, कौशल- प्लीज। कौशल जी, मैं जल्दी मुझे से अपनी बात पूरी करिएगा सर। मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूं। जल्दी। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या हुआ था? मंगल सूत्र ही छिने गए थे। राहुल लाल और जी, फिर सुनने दीजिए ना, प्लीज, प्लीज, दिस सर। इज नॉट द वे। मैं आपके बीच में नहीं बोलता। बोलिए कौशल जी, बोलिए। जब कश्मीर में धारा 370 खत्म नहीं हुई थी तो वहां पर रालिब गालिब चालिब में क्या हुआ था? मंगल सूत्र ही छिने थे। और किसके छिने थे? नॉन मुस्लिम हिंदू के छिने थे और अदर माइनॉरिटी फिर बीच में बोले, अपने काउंटर्स को आप रेडी रखिए, जब आपको मैं समय दूंगी उसके बाद 1 बाय 1 करिएगा ना। किसी ने मना थोड़ी किया है सर, समझने दीजिए दर्शकों को भी कि कौन क्या कहना चाह रहा है। कौशल जी बोलिए। आप पूर्णिमा जी, कश्मीर में जब धारा 370 खत्म नहीं हुई थी उस समय SC ST OBC को रिजर्वेशन था नहीं, AMU में रिजर्वेशन था है नहीं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है नहीं। ये सब करने वाले कौन है? यही कांग्रेसी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये सोचिए कि वो कांग्रेसी जो मालूम है शाहबानो केस में 25 रुपए का मुआवजा देने की बात की गई थी, उस 25 रुपए मुआवजा देने के लिए उन्होंने पूरे संविधान को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया। समस्या ये है। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट के कितने आदेश बदले कौशल जी, बता दीजिए। राहुल लाल जी रुकिएगा, राहुल लाल जी संविधान को बदलने वाला था ना। अर्शप्रीत जी जवाब दीजिएगा। और जिस पेज जिस नंबर का जिक्र आपके मैनिफेस्टो का डॉक्टर कौशल ने किया है उसको लेकर मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूं, और जरा उसका मायना बताइए कि क्या है बीजेपी का, कांग्रेस का फ्यूचर प्लान क्या है अगर वो सत्ता में आती है तो। बताता हूँ। अब पूर्णिमा जी बड़े टाइम के बाद आए हैं, काइंडली 1.5 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। जी बोलिएगा। पहले तो समझ लें एक बात कि ये भारतीय जनता पार्टी को ये मिसलीड करना, ये प्रोपेगेंडा करना क्यों पड़ा इन द फर्स्ट प्लेस। साउथ में हुए ये साफ, नॉर्थ में रहने वाले हैं ये हाफ, ये है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। उस वजह से बौखलाहट और घबराहट सामने आ रही है। कसूर इनका नहीं है, ये आगे बढ़ेगी, ये दबाव बढ़ेगा इन पे। दूसरी बात, मैंने एक कैटेगोरिक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा कि जयंत सिन्हा ने इनहेरिटेंस टैक्स के फेवर में एडवोकेट किया है, उन्होंने कहा है कि ये इंप्लीमेंट होना चाहिए था, उसके बावजूद बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। और दूसरी साइड पे
राजीव गांधी जी मैनिफेस्टो। ने स्टेट ड्यूटी को खत्म किया था 1985 में। राजीव गांधी जी ने स्टेट ड्यूटी को खत्म किया था। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब आप मंगलसूत्र की बात करते हैं और आप इल्जाम लगाते हैं कि ये कम्युनिटी को दे दिया जाएगा, हमारा पहला चैलेंज, अगर मैनिफेस्टो में आप ये लफ्ज, ये शब्द कहीं दिखा नहीं पाए तो माफी भी मांगिएगा और मोदी साहब को कंडेम भी कीजिएगा। दूसरा, जब आप कहते हैं घुसपैठिए, आप किसकी बात कर रहे हैं, जरा नाम लेके दिखाइए अगर हिम्मत है तो। और तीसरी बात, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, और ये हिम्मत जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स में है कम्युनल रिमार्क्स पास करने की, देश के संविधान पे हमला करने की, देश के लोकतंत्र पे हमला करने की। हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है, जो इंट्रोडक्शन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोशलिस्ट सॉवरेन सेकुलर, आई रिपीट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या आप उसके खिलाफ चाहें, उसकी धज्जियां उड़ा दें? और चौथा मैं कहूंगा कि ये जो है आपने पूछा कि आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आप कर रहे हैं, अलेजेडली 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का 22 लोगों में कॉन्सेंट्रेटेड है। और हमने एक आंकड़ा भी देखा था हाल ही में, 40% वेल्थ हिंदुस्तान की 1% में कॉन्सेंट्रेटेड है। उस टाइम पे जब लोगों नहीं तो अर्शप्रीत क्या करेंगे वो उस 1% से छीन लेंगे क्या? उस 1% से छीन लेंगे, और छीन भी लेंगे तो किसको देंगे? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इसी बात का कि पहली बात तो ये है कि जब लोगों के सिर पे छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उस टाइम पे 40% वेल्थ 1% में 16 लाख करोड़ 22 लोगों में एक साइड पे हजारों करोड़ लोग खर्च रहे अपने बच्चों की शादी पे, और दूसरी साइड पे लोगों के पास पैसा नहीं है, 2 पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अपनी बेटी को विदा करने के लिए। ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया है, इसको खत्म किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ये जो बीजेपी का परिवार है, इसमें गरीब के लिए कोई जगह नहीं है, इसमें गुर्बत में जो लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, जो पिछड़े हैं, जो माइनॉरिटीज है, कोई जगह नहीं है। जगह है तो सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए, जगह है तो सिर्फ अमीर के लिए और पावरफुल के लिए। कौशल जी, जिस 1% की बात हो रही है ये तो तथ्य है, अर्शप्रीत जो कह रहे हैं ये तो तथ्य है, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूं कि अगर इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो रही है, अगर विरासत टैक्स की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो क्या करेंगे? ये 1% से छीन के ले लेंगे क्या? क्योंकि आपकी बीजेपी तो ये कह रही है कि जिनकी मेहनत की कमाई है उनसे कांग्रेस छीन लेगी, पंजा सब कुछ छीन लेगा। फिर ये क्यों कह रहे हैं आप? पहली चीज तो ये कि आपने इनको 1.5 मिनट का टाइम दिया और जिस पॉइंट को मैंने रेज किया उस पे इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। इसका मतलब कि इनकी मंशा में डाउट है, इससे ये क्लियर होता है। और जो मंगलसूत्र की बात की गई है, महिला का भारतवर्ष में सबसे बड़ी वेल्थ होती है उसके घर में रखा हुआ सोना। कोई गरीब भी हो, जिंदा होता है, पैदा होता है तो भी सोना गिफ्ट किया जाता है, आदमी मर रहा होता है तब भी उसके मुंह में सोना गिफ्ट किया जाता है। सोना सबसे बड़ी वेल्थ है, और इसलिए मंगलसूत्र की बात की जाती है क्योंकि वो घर का सबसे प्यारी चीज होती है। उसको छीनने की बात इसलिए की जाती है क्योंकि कांग्रेस का कैरेक्टर ऐसा रहा है, इतिहास गवाह है इस तरह की चीजों का। फिर बीच में बोले तो राहुल लाल जी का सेटल डाउन कर दिया कि ज्ञानवर्धन हो जाएगा हम लोगों का भी। ठीक बोल लिया राहुल जी, अब मैं बोलूं क्या? क्योंकि पूर्णिमा जी की वजह से तो चल नहीं रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं, माइनॉरिटीज कमीशन बनाया इन्होंने, माइनॉरिटीज कमीशन के 6 या 7 चेयरमैन कौन बने? केवल मुस्लिम बने। बात ये नहीं है हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, पर जो ये केवल मुसलमान करते रहे हैं, हम उसमें सबका साथ सबका विकास करके हिंदू मुसलमान करने की बात करते हैं, सबकी बात कर रहे हैं। और ये जो समाज का एक्सरे करा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं जनगणना की बात की, इकोनॉमिक सर्वे की बात की, वेल्थ की सारी बात का बयानों को जरा मैं समझना चाहती हूँ। राहुल लाल जी पहले 20 सेकंड में अपना रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद रामगोपाल सर। आप एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों के पास जो संपत्ति का बहुत ज्यादा जो जमा हो गया, केंद्रीकरण हो गया, उसको कैसे ठीक किया जाएगा? नहीं, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि इनके पास इतना है। वेल्थ रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, मैं उसी के बाद मैं समझना चाह रही हूँ कि इनसे लेकर दे देंगे क्या? नहीं, ये नहीं होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ एक लाइन में बस। कॉर्पोरेट टैक्स था 30%, 30% से घटा के इन्होंने उसको 15% तक कर दिया। क्या स्थितियां थी, किस कारण से किया? जिस समय देश जो है कि कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय तमाम देश के कुछ दिग्गज उद्योगपति अपने पूंजी बढ़ाने में लगे हुए थे। ये जो पॉलिसीज बनाते हैं ना कि सीधे सीधे कुछ लोगों के हितों के लिए, उन पॉलिसीज में बदलाव कीजिए, सामने में परिणाम आएगा।
ठीक है, रामकृपाल सर आपके पास आते हुए, और राहुल गांधी के 3 स्टेटमेंट्स का मैं जिक्र करूंगी, मैनिफेस्टो पर नहीं जाती हूं सर, 3 स्टेटमेंट्स का मैं जिक्र करूंगी। 12 मार्च को जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे करवाएगी। फिर 6 अप्रैल को जब हैदराबाद में मौजूद होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे। फिर 8 अप्रैल को राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे। ये 3 बातें क्या इस बात को एस्टैब्लिश करती हैं जो आज सैम पित्रोदा कह रहे हैं, जिसको कांग्रेस उनका निजी बयान बता रही है? देखिए, इतना ही नहीं कहा, आगे और सुन लीजिए बड़े ध्यान से। उन्होंने कहा कि जब जनगणना कराएंगे ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान की संपदा किन किन लोगों के हाथों में है, और आबादी का जो प्रतिनिधित्व है, आबादी जब जातिवाद की जनगणना हम करा लेंगे जातियों के आधार पर, तो माइनॉरिटीज को सबसे पहले बाकी लोगों को उसी आधार पर देंगे जितनी उनकी, जैसे है ना, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी। हाँ, तो आबादी। अब आप देखिए, एक बात और बताऊं, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी 2014 मई में आए हैं, अप्रैल में इस देश में वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं था, पूंजीपति नहीं थे, यह अचानक हुआ। और एक बात और कहूंगा, याद रखिए, जाति पर न पात पर, इंदिरा की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये इंदिरा गांधी के जमाने में था। और राजीव गांधी जी ने जाति के खिलाफ, जाति जनगणना के खिलाफ 45 मिनट का भाषण दिया था पार्लियामेंट में। इसके धुर विरोधी थे। चलिए ठीक है, आप उनकी नीतियों को बदलना चाहते हैं, बदलिए, लेकिन कृपया ये बताइए कि ये तो ठीक है, आज जो धन है कितना है अभी तक? 2.5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन हम है टोटल। भैया ये बताइए कि 3 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन होगा कैसे? आप वेल्थ छीन लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन की बात भी कीजिएगा ना। पूरे मैनिफेस्टो में कहीं वेल्थ क्रिएशन की बात है? जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, मैं बता दूं आपको, सिखों के दंगे पर उनसे पूछा गया कि ये सिखों का दंगा क्यों हुआ था, बोले कि इसे क्या हो गया तो हो गया। याद है आपको सिखों के दंगे पर क्या कहा? तो ये देखिए, ये कहना कि इनका व्यक्तिगत बयान है फलाना, बड़ी सोची समझी रणनीति है। हालांकि ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के पिताश्री भी आए तो ये चीज कभी नहीं लागू हो सकती इस मुल्क में। आप किसी भी कारपोरेट कंपनी का ओनर जो है, कंपनी इज ए लीगल पर्सन, व्यक्ति नहीं होता कंपनी का मालिक, कंपनी लीगल पर्सन। रिलायंस इज ए लीगल पर्सन, ठीक है। बेनेट कोलमैन कंपनी इज ए लीगल पर्सन, ठीक है, ठीक है। उसके शेयर होल्डर बात समझ गई मैं, रामकृपाल सर, शेयर होल्डर से पैसे ले सकते ठीक है, कंपनी से नहीं। आरक्षण और जातिगत जनगणना ना हो, बताइए, अगर आंकड़े तो चाहिए ना। आप अगर हम लोग, या तो हम लोग आरक्षण का पूरा विरोध करें, अगर आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ जातियां आरक्षण अब उनको जरूरत नहीं हो, तो भाई जातिगत जनगणना कराएंगे तभी तो पता चलेगा, आंकड़े कैसे आएंगे कि किसको मिलना चाहिए आरक्षण और किसको नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर आरक्षण का कोई समर्थन करता है तो उससे जातिगत जनगणना का समर्थन तकनीकी तौर पर करना ही पड़ेगा। आर्थिक सर्वे, मैं बिल्कुल, वो तो उसी का हिस्सा है। आर्थिक सर्वे पूर्णिमा जी उसी का हिस्सा है। नहीं, आप ये बता दीजिए, आप आर्थिक सर्वे क्या है? अगर इकोनॉमिक पॉलिसी की बात क्यों? इकोनॉमिक पॉलिसी की क्यों बात करूं? नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या गलत है? आर्थिक स्थिति क्या करेंगे उसका? नहीं, मैं यही चीज तो बोल रहा हूं, दोनों चीजों। मैं इसको बिलाल जी, मैं इसको बहुत इजीली ये समझना चाहती हूँ। मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि ऐसे उदाहरण के तौर पर, कौशल जी उसके बाद आपके पास, अर्शप्रीत जी फिर आऊंगी आपके पास। मैं बहुत उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि मेरे पिता तो खैर सरकारी मुलाजिम रहे, लेकिन मान के चलिए कि ऐसे मान लेते हैं कि बड़े बिजनेसमैन रहे और उन्होंने बहुत पैसा कमाया और उसके बाद उनकी संपत्ति मेरे पास आ गई, फिर उस बिजनेस को मैं रन करने लगी। अचानक से एक सरकार आई, ये कहे कि नहीं नहीं, इनके पास तो ओवरऑल वेल्थ का इतना प्रतिशत है, इनसे हम ले लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि मेरे पिता ने मेहनत क्यों की? उनका पैसा मेरे पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? और इसमें गलत और इल्लीगल क्या है, जरा मुझे ये बताइए। और मेरा पैसा मुझसे छीनने का अधिकार किसी सरकार के पास क्यों, अगर मैंने कोई ना इल्लीगल तरीका अपनाया ना किसी गलत तरीके से मेरे पास वो पैसा है, मेरे पिता की प्रॉपर्टी है। अब बताइए। देखिए, ये बातें अगर
कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी हुई हैं अरे मैंने तो एक बता उदाहरण नहीं मैं पूछा उदाहरण तो मैं सही अपने बात बताइए। नहीं, कांग्रेस मैं अपने का बता रहा हूं। घोषणा पत्र छोड़िए, बीजेपी नहीं, क्या कह रही है? अगर वो कोई सैम पैट्रोल पेत्रोदा चलिए पूछती हूं। बिल्कुल आप नहीं मुझे मैं अपना एग्जांपल दीजिए इसी बात को लेकर, उदाहरण आपके ऊपर अप्लाई करती हूं। बिल्कुल बताइए। आपने बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो ये मेरी फर्क प्रॉपर्टी होगा और ये होगा भी नहीं, ये भ्रम फैलाया जा रहा नहीं होगा। ठीक, देखिए बोलिए, अगर बोलिए। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे फादर की है, मेरे दादा की है, तो उसे किसी और को नहीं दे सकते हम लोग। ये होगा भी नहीं, किसी ने एक बयान दे दिया वहां से उठाकर। लेकिन आप ये आज तो ये इस जो बात को सवाल 1% उठाना पड़ेगा ये देश के। मैडम सुन ये लीजिए, जो देश के 1% प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? समझिए, एक सेकंड समझिए ना सर, ये जो पैसा है 1% है, जो अमीर सबसे अमीर कैटेगरी में आते हैं 1% है। कुछ 22% का भी जिक्र अभी अर्शप्रीत ने किया। मैं कह रही हूं कि इनसे ले लीजिएगा क्या पैसा, इनका पैसा इनसे छीन लीजिएगा क्या, अगर बराबरी करनी है तो। कोई किसी का पैसा नहीं छीनेगा। ये सब बातें जो है कि राजनीति करने के लिए चुनावी बातें ये लोग निकालते हैं। सुन लीजिए, ये अगर जानबूझ के उठा रहे हैं, ये मंगलसूत्र कौन किसका छीन रहा है बताइए? कौन किसने स्टेटमेंट? राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखा क्या? लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए ना, कि जिसके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको ज्यादा दिया। बताइए किसके होते हैं ज्यादा बच्चे? कहाँ देते? देश के प्रधानमंत्री के कितने भाई हैं? योगी जी के कितने भाई हैं? रवि किशन के कितने बच्चे हैं? मनोज तिवारी के कितने बच्चे? एक उस पर हिंदू मुसलमान को टारगेट करने का देश के प्रधानमंत्री ने खुद बयान दिया। किसके कितने बच्चे होते हैं? सब इशारा समझते हैं राजनीतिक तुष्टिकरण की राजनीति कौन कर रहे हैं? ज्यादा बच्चे बताइए सर मुझे, किसके होते हैं? आप ये तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किस तरफ इशारा, घुसपैठिया किसको कह रहे हैं? बताइए ना, घुसपैठिया कौन है? नाम ले रहे हो? देश के मुसलमान मुसलमानों का सीधा नाम लिया, नाम लिया घुसपैठिया। किसके ज्यादा बच्चे होते हैं बताइए है क्या? आप बताइए घुसपैठिया अरे कौन है? सर घुसपैठिए तो है ना भारत में, तो घुसपैठिया कौन है? मुसलमान है क्या? मैं कह रही हूं शरणार्थी राहुल लाल जी, अगर हम भारत के लोगों की बात करते कुछ हैं, हासिल नहीं होगा ना, नहीं, मेरे नहीं, साथ मैडम, मत मैं कीजिए सीधा सर। जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रही हूं कि क्या घुसपैठिए है नहीं? एनआरसी की जब बात होती है तो क्यों होती है? उसको क्या सपोर्ट करती है कांग्रेस? जरा मुझे ये बताइए। सीए की बात होती है क्यों होती है? उसको सपोर्ट करती है क्या कांग्रेस? नहीं करती है ना सर। सीए हुआ, कितने लोगों को बाहर किया गया? उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था। अगर ये बात मत करिए मैडम, सीए पर अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा आपको सीए के आंकड़े। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं, सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? एनआरसी जब आप हुआ था, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी बातें हैं। कितने आप ये कह रहे हैं कि ये चुनावी बातें हैं ना? चुनावी आप कह रहे हैं ये सब चुनावी बातें हैं ना? चुनावी माइलेज जिसका लेने की कोशिश कर रही है ना कौशल जी। जवाब नहीं दे, 2014 में क्या वादे किए थे वो नहीं बताए, 2019 में क्या किया था वो नहीं बताया, आगे की बात कर रहे हैं, 1000 साल की बात कर रहे हैं, 2014 में बात कर रहे हैं, 2019 में, उससे पहले जब यूपीए की सरकार थी, क्या वादे किए, कब पूरे किए, कितने बरसों लगे? मेरे पास सारा लेखा जोखा है बिलाल जी, मुझसे मत सवाल करिए। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, 15 लाख के पैसे देने की बात की सबके अकाउंट में, लेकिन क्या हुआ? हम तो वही सवाल कर रहे हैं ना मैडम, हम कोई अलग सवाल नहीं कर रहे। जो उन्होंने वादे किए उसकी बात की जा रही है। क्यों बनाया जा रहा है? जब जवाब नहीं देंगे, घुमाते रहेंगे, आप ये कहते हैं कि भाई ये हो ही नहीं सकता, इनहेरिटेंस टैक्स की बात भारत में एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जो एक मेजर परसेंटेज इसका लेते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर सर जापान आता है और साउथ कोरिया 55% के साथ। टैक्स के बारे में क्या बोला? खाली एक लाइन में बोल दो। राहुल लाल जी, आप क्या बोला था प्रधानमंत्री मोदी जी ने? आप मेरे उन्होंने बोला था इतने ब्लैक मनी आएंगे कि देश में 10 वर्षों तक टैक्स नहीं लगेगा। राहुल लाल जी, 10 वर्ष तक टैक्स नहीं लगेगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। ठीक है, बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी। बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं बीजेपी की बातों को कौन गंभीरता से ले रहा है? वो जबरन जो है कि कांग्रेस के कहीं से कहीं कुछ खोज रहे हैं, ठीक है, और बातों को जो घोषणा पत्र में नहीं है उसको घोषणा पत्र में कह रहे हैं। ठीक है बिलाल जी, आपको कुछ कहना? बिल्कुल कहना है। बोलिए। आज हकीकत है जिस तरीके से मणिपुर पे वो प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते, लेकिन इधर उधर हिंदू मुसलमान पे घुमाते रहते हैं, यही तो काम रह गया। हिंदू अगर जो वादे 2014 में इन लोगों ने किए वो पूरे करके बताइए। 2019 में क्या वादे किए थे वो पूरे नहीं करे। बात कर रहे हैं 1000 साल की बात कर रहे हैं। अरे भाई ऐसे देश नहीं चलेगा, अब लोग समझ चुके हैं मैडम, नहीं चलेगा। यही तो बात करें, हिंदू मुसलमान पे इसलिए तो उतर रहे हैं। ठीक है सर, हिसाब नहीं दे रहे। पॉइंट क्लियर हो गया बिलाल जी, महागठबंधन के लोग जो चाहे राहुल जी हो अपनी बात बता रहे हैं कि हम महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे, हम 30 लाख नौकरियां देंगे, ये बात करिए ना। ये बात नहीं करेंगे। इधर से उधर हिंदू मुसलमान उसके इतने बच्चे हो गए, इतने ये हो गए, देते रहे मतलब मंगलसूत्र। कौशल जी, किसान फ्री चुनाव हो रहा, मजाक हो रहा है। कौन दे रहा है? आप कर फ्री भी देते रहे, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती रह जाती हूँ, आपको समझ में नहीं आता है। राहुल लाल जी, इस तरीके से हाईजैक मत किया कीजिए सर। मैं सवाल पूछती हूँ, आप उस सवाल को हाईजैक कर लेते, कोई जवाब देता है उस जवाब को हाईजैक कर लेते सर आप। तब से मैं कह रही हूँ आपसे, प्लीज राहुल लाल जी, प्लीज सर, मेंटेन द डिसेंसी, राहुल लाल जी प्लीज। कौशल जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी, बताइए ये तमाम बातें, चुनावी शिगुफा, क्यों कांग्रेस की बात को खोद खोद कर
आरक्षण के बाद आप उससे पहले हिंदू मुसलमान कर लीजिए, मंगलसूत्र छीनने की बात कर लीजिए, अब इनहेरिटेंस टैक्स को आपने, विरासत टैक्स को आपने बड़ा मुद्दा बना लिया। कहीं आप तो गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहते पहले चरण के चुनाव के बाद? पूर्णिमा जी, बात यह है कि मैं 2-3 फैक्ट बताना चाहूंगा। ये सीरियस इशू है और देश को इसको समझना चाहिए। मैं अभी करंट की बात बताता हूं। कर्नाटका में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है और कांग्रेस की सरकार आई है, वहां पर मेडिकल एडमिशन में 900 सीटें थी। बड़ी सीरियस डिस्कशन है पूर्णिमा जी। इसको जिस तरीके से इस लड़ाई झगड़े में खत्म किया जा रहा है वो जरूरी है कि पब्लिक जाने और लोग जाने। आप ये देखिए, कर्नाटका में मेडिकल सीट 900 निकली, उस 900 सीटों में मुस्लिम आरक्षण देकर के 150 सीटें केवल मुस्लिम को दी गई। इसके लिए सवाल एनसीबीसी ने पूछा कि आपने इतना रिजर्वेशन कैसे दिया, उसका जवाब अभी तक कर्नाटका सरकार ने नहीं दिया। ये पहला एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 5 बार प्रयास किए, पहले 5% रिजर्वेशन, फिर 4.5% रिजर्वेशन, फिर 4% रिजर्वेशन देने की बार बार कोशिश की गई, जिसको 5 जजेस की बेंच ने दरकिनार किया और उसके बाद 7 जजों की बेंच ने दरकिनार किया। सच्चाई यह है कि अगर कोई एक पार्टी केवल मुसलमान करके, जिसको अपना वोट बैंक बना करके, आप ये देखिए इफ्तार पार्टी में जाकर के केवल मुसलमानों को बेवकूफ बना करके उनका वोट बैंक लेने के लिए, कोई समस्या नहीं है सर। इसलिए समस्या मैं बताता हूं ना, बिल्कुल समस्या नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं पूर्णिमा जी, बिल्कुल समस्या नहीं है। लेकिन उसी समय नवरात्र की पार्टी में जाना चाहिए, उसी समय दिवाली की पार्टी भी करनी चाहिए, उसी समय आपको मंदिर जाने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। समस्या यहां पे आती है। एक मिनट मुझे प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं कांग्रेस का कैरेक्टर उजागर कर रहा हूं कि अगर कोई एक पार्टी बार बार मुसलमान करके एक वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी तो हम एक विपक्ष में होते हुए हमारी ये ड्यूटी है कि ये बताएंगे कि वो बार बार मुसलमान कर रहे हैं। ठीक है। वो बाकी माइनॉरिटी की बात नहीं करते, वो सिखों की बात नहीं करते, तब तो बड़ा पेड़ गिरता है और धरती कांपती है। वो जैन्स की बात नहीं करते, वो पारसीज की बात नहीं करते, वो बुद्धिस्ट की बात नहीं करते। वो बात किसकी करते हैं? जो माइनॉरिटी में सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, क्योंकि वो वोट बैंक है, इसलिए उनकी बात करते हैं। तो ये हमारी लोकतांत्रिक ड्यूटी बनती है कि हम बताएं कि ये क्या गलत कर रहे हैं। इसका जवाब अर्शप्रीत देंगे। अर्शप्रीत, मुझे डॉक्टर कौशल जो कह रहे हैं उसका जवाब चाहिए कि सिलेक्टिव अप्रोच क्यों और बार बार एक वोट बैंक पर कांग्रेस की नजरें क्यों? आप साथ में बात तो कर देते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, आप दलित पिछड़ा की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं की भी, आदिवासियों की भी बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन फिर उसमें अलग से एक जो खाका खींचकर स्लैश करते हुए आप जो मुसलमान लिख देते हैं ना, समस्या उससे है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट और उसकी रेकमेंडेशंस उस पर कांग्रेस की सर, जिसके बाद धर्मांतरण को एक बड़ा स्पाइक मिला। आप याद करिए कि उसमें रेकमेंडेशंस थी क्या कांग्रेस की सर, उसको लेकर भी अर्शप्रीत आपसे जवाब चाहूंगी। पूर्णिमा जी एक छोटा सा सबमिशन और जिस तरीके जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सेकंड जवाब दीजिए पहले आप। अर्शप्रीत 5 सेकंड इनको देंगे। अर्शप्रीत 5 सेकंड और थैंक यू। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत है मिसलीड करने की, प्रोपेगेंडा करनी है। अब सुन लीजिए पहले तो। नंबर 1, देखिए जब ये बात करते हैं कि महिलाओं की जो सेविंग्स है, जो उन्होंने पैसे बचाए हैं, ये छीनना चाहते हैं, मैं बता दूं ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है थ्रू डीमोनेटाइजेशन, थ्रू नोटबंदी। आपने महिलाओं के पैसे तक नहीं बख्शे। अर्शदीप जी, ना आपने अपने घोषणा न्याय पत्र पे बोला, पूर्णिमा जी मैं प्लीज बोलूं, मेरे इन दोनों एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश का दिया, प्लीज बोलूं, कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया। ठीक है डॉक्टर कौशल, एक सेकंड रुकिएगा। डॉक्टर कौशल प्लीज होल्ड करिएगा सर। अर्शप्रीत मैं चाहूंगी, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है अब मेरे पास, अंतिम पड़ाव पर हूं, जो डॉक्टर कौशल ने कहा है मैं उसके आधारित आपसे जवाब चाहूंगी सर। जी धन्यवाद सवाल के लिए, मुझे काइंडली इंटरप्ट ना करें कौशिक साहब। नंबर 1, देखिए मैं बताऊं कि एक तो ये सरकार है जिन्होंने हमारे देश की जो नारी है उनके साथ अन्याय किया। अन्याय कैसे किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा
लेकिन फिर IIT BHU जैसे इंसिडेंट्स हुए, सर, इशू पे बिल्किस आइए। बानो कन्विक्स पूर्णिमा वाला जी, इशू देखिए, ये हुआ, इशू से फिर भाग उसके रहे हैं। बाद आप इन्होंने घोषणा पत्र पे भी देखिए नहीं एक सेकंड, बोला, महिला रेस्टर्स इन्होंने का जो इशू कर्नाटक हुआ, रिजर्वेशन महिला की रेस्टर्स बात को की उस कितना पर भी कुछ नहीं बोला, देखना पड़ा, कितना उन्होंने कुछ आंध्र सहना प्रदेश के पड़ा, माइनॉरिटीज और के ऐसे नाम पर लीडर्स मुस्लिम भारतीय जनता रिजर्वेशन पार्टी के के बारे में अंदर नहीं बोला। दूसरी समस्या बात ये है साहब कि ये कांग्रेस है इस तरह से कि मिसलीड भारतीय करती जनता है, पार्टी ने जो देश बात की सुन की लीजिए है, डॉक्टर इस कौशल, तरह से सुन लूज लीजिए कर डॉक्टर कौशल, पूर्णिमा जी, सुन देखिए, लीजिए, जवाब नहीं कोई दे बात रहे। नहीं, आपने सवाल उठाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनकी और- दिक्कत है ना सर, और छोड़ दीजिए। और पूर्णिमा ठीक है, जी, कौशल जी, जो प्लीज। कोटा दिया गया है मुस्लिम को, कौशल वो जी। ओबीसी कोटे को काट कर दिया गया कौशल जी है। प्लीज समस्या रुकिएगा, यहाँ पर जल्दी से है। हर्षप्रीत प्लीज जल्दी से। थैंक यू। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला पत्र है वो हमारे न्याय पत्र की कहां से रीस कर लेगा। ये जुमला पत्र तो 1 अप्रैल को आपका आ जाना चाहिए था, जुमला दिवस वाले दिन जुमला पत्र जारी करते। और एक और सुझाव दूं आपको, अभी भी अपने जुमला पत्र को रद्द करके ना 2014 वाला मैनिफेस्टो जारी कर दो, क्योंकि हाथ तो आपने उसको लगाया नहीं। पहले हाथ अपने लगा- घोषणा पत्र भूल में गए, क्लेरिफिकेशन 15 तो लाख दीजिए। देंगे, जो 2 मैंने करोड़ जॉब पॉइंट देंगे, बताया है, डबल जो करेंगे मैंने पेज वापस बताया है, इनका। उसमें जो अब लाइनें डीजल लिखी का, है, पेट्रोल का, जिससे दाल आप का, दही का, हमारे दूध का, पनीर का, दलित, बिस्कुट का आदिवासी, सब गरीब करेंगे। सभी आप लोगों वही की वेल्थ का मैनिफेस्टो जारी कर स्कैनर दो ना। करेंगे, और एक्सरे तीसरी बात करेंगे ये और है, उनसे चीट भारतीय करके जनता भी पार्टी डिस्ट्रीब्यूट को कभी करेंगे। किसानों को किसमें टेररिस्ट करेंगे? कहती है। जो घुसपैठिए आए भारतीय जनता हुए पार्टी हैं, जो जो देश के अन्नदाताओं घुसपैठिए को आए टेररिस्ट हैं, कह उनको देती है। रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भारतीय जनता ठीक है, आप पार्टी सीए का जो विरोध ठीक है लेबल साहब, करना मेरे चाहती है, पास वो समय करना इसी के चाहती है। साथ खत्म आप होता है, माइनॉरिटी के नाम पे लेकिन केवल ये मुसलमान की बात समय करते हैं। खत्म होने के बाद आप जिस तरह से चर्चा के अंत में आते आते ये सवाल जरूर पैदा होता है कि मंगलसूत्र सैमसूत्र से चुनाव सूत्र पर कितना असर पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज उसका कितना माइलेज लेने की कोशिश करते हैं या वोटर से उनको इसका कितना माइलेज मिलेगा।